गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड दैट इज द डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेसिकली इट इज ए 4-step मेथड इन विच फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप ए डायमेंशनल इक्वेशन। जो भी क्वांटिटीज हमें दी जाएंगी उनको यूज करते हुए एक डायमेंशनल इक्वेशन डेवलप करेंगे। उसके बाद हम करेंगे पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईच क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड। जो भी हमने ऊपर डायमेंशनल इक्वेशन बनाई उसमें आने वाली हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम रखेंगे। तीसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला जब दोनों साइड लीनियराइज हो जाएगा, दोनों साइड हम डायमेंशनल फॉर्मूला लीनियर बना लेंगे, यानी एक एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कंपेयरिंग ऑफ पावर्स। पावर्स को कंपेयर करेंगे। पावर्स कंपेयर करने के बाद हम नंबर 4 स्टेप लेंगे, पुट बैक ऑफ द वैल्यूज। जो पावर की वैल्यूज आई हैं, एबीसी की वैल्यू आई है, उनको हम पुट बैक करेंगे। लेट अस सी वन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर मैंने दिया है। ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन the mass of a body, its velocity and the radius of path. Derive a relation for centripetal force. कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उसको हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। डिपेंड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं मानता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स F is directly proportional to M. डिपेंड्स, अब मुझे नहीं पता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस प्रोपोर्शनलिटी को डिसाइड करने के लिए मैं इसकी पावर ले लेता हूं ए, एम की पावर ए। साथ साथ ये कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगेन मुझे नहीं पता वेलोसिटी की सिंगल पावर पे डिपेंड करेगा, डबल पे डिपेंड करेगा, ट्रिपल पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को डिसाइड करने के लिए मैं इसकी पावर मान लेता हूं बी। तो मान के चलना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, एक की पावर ए, दूसरे की बी, तीसरे की सी हम लेंगे। और तीसरा कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस ऑफ पाथ। रेडियस ऑफ पाथ की पावर को मैंने मान लिया सी। तो ये तीन है। अब इन तीनों को मैं अगर कंबाइन करूं, कंबाइनिंग ऑल, तो मैं कह सकता हूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, वी की पावर बी एंड आर की पावर सी। यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं। पहला काम मेरा यही है, स्टेप 1 चल रहा है। F इक्वल टू के, एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। यहां पर के मैंने कहा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। याद रखेंगे जो हम कांस्टेंट मान रहे हैं वो डायमेंशन लेस होगा, यानी इसकी अपनी डायमेंशंस नहीं होंगी। तो के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, यही है मेरा डायमेंशनल इक्वेशन है। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। हमने एक डायमेंशनल इक्वेशन डेवलप कर लिया जो है इक्वेशन 1। नाउ दूसरा स्टेप क्या था? पुटिंग बैक द वैल्यूज ऑफ डायमेंशंस। हमें पता है राइटिंग डायमेंशंस। अगर मैं इसकी डायमेंशंस को लिख लूं तो क्या आएगा मेरे पास? राइटिंग डायमेंशंस में हम सबसे पहले लिखने वाले हैं फोर्स की। फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT की पावर -2, दैट इज इक्वल टू के। के का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, इसलिए के को मैंने छोड़ दिया एज इट इज। एम मास है और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एवरीबॉडी ऑफ अस नो। यहां पर मैं इसको m की पावर a अभी इसी तरह से लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने इसको फाइनल शेप नहीं दिया है। v है मेरे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एवरीबॉडी ऑफ यू नो lt की पावर -1, पावर हो गई b। और तीसरा है मेरे पास रेडियस। रेडियस यानी लेंथ, और लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो l होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये डायमेंशनली मुझे करेक्ट करना है। डायमेंशनली मुझे इसको लीनियर करना है, यानी सारा की सारी वैल्यू एक ही ब्रैकेट में करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं m कितने हैं मेरे पास। m सिर्फ a की जगह और m की पावर कितनी आती है? a। अब मैं देखता हूं कि पूरी इक्वेशन में L कितनी बार आया है। L एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। यहाँ L की पावर B थी और यहाँ L की पावर C थी। तो मैं कह सकता हूँ L की पावर B प्लस C, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं।
अब देखते हैं टी, टाइम कितनी बार है, टाइम सिर्फ एक ही बार है और टाइम की वैल्यू यहां पर है -1 और -1 का जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -b, तो मेरे पास ml t की पावर -2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। तो दिस वे मैंने बहुत हद तक इसको सॉल्व कर लिया है। स्टेप नंबर 2 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ मैं आता हूं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 कहता है कंपेयरिंग द पावर्स। तो हम कहेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड mlt की पावर को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे पहले मैं पावर कंपैरिजन का गोल्डन रूल होता है कि जिस वेरिएबल के ऊपर पावर सबसे कम होती है सबसे पहले उसको कंपेयर करें। यहां मुझे m और t दोनों में एक एक ही पावर मिल रही है, l में 2 है तो l को बाद में करेंगे, पहले m और t को करेंगे। अगर इसमें m के ऊपर 1 होती, इसके ऊपर 2 होती, इसके ऊपर 3 होती तो फिर पहले सबसे पहले m को करते, फिर 2 वाले को करते, फिर 3 वाले को करते। तो यहां पर मैंने लिया सबसे पहले m की पावर इस तरफ क्या है 1 और इस तरफ क्या है 1, तो यानी मैं कह सकता हूं a इक्वल्स टू 1 आया मेरे पास। अगर मैं t के लिए कंपैरिजन करूं तो इधर पावर क्या है -2 और इधर पावर क्या है -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं कहूंगा b इक्वल्स टू 2 आया मेरे पास, b की वैल्यू 2 आ गई। अभी मैं देखता हूं l का पावर कंपैरिजन। l की जब मैं पावर कंपेयर कर रहा हूं तो l की पावर इधर है 1 और इधर l की पावर है b प्लस c, बट मुझे पता चला अभी भी तो b कितना आया मेरे पास 2 आया था, यानी मैं कह सकता हूं 1 इक्वल्स टू 2 प्लस c, और जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी आई कैन से c इक्वल टू -1, क्योंकि जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और -2 प्लस 1 यानी -1 बचेगा, तो c इक्वल टू -1। अब मेरा लास्ट स्टेप पूरा हो रहा है। लास्ट स्टेप की तरफ मैं जा रहा हूं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो यहां पर याद रखेंगे f इक्वल्स टू k एज इट इज m की पावर 1, क्योंकि m की पावर a थी और a तो 1 था, v की पावर b की वैल्यू थी 2 और r की पावर कितना -1। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं इसको सेट में ले लेता हूं, अगर नेगेटिव पावर की बात करो नेगेटिव पावर विल बी केप्ट पॉजिटिव और 1 पावर को हम लिखते नहीं है, तो k m v स्क्वायर अपॉन r। प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर मैं प्रैक्टिकली वैल्यू कैलकुलेट करूं तो k इक्वल टू 1 आता है, k की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब f इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन r। यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही आता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। अब मैं दूसरे एग्जांपल पर एक और चलता हूं, फिर उसके बाद आपको दूंगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर हम देखते हैं दो एग्जांपल्स रिलेटिंग फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन के दो एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल कहता है विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हाइल मूविंग थ्रू ए फ्लूइड। जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड, लिक्विड या गैस मीडियम से चलती है तो उसके ऊपर एक ड्रैग यानी पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स काम करता है, इसको हम कहते हैं विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग इज नथिंग बट ए फोर्स, ये फोर्स है, याद रखना है। तो viscous drag acts on a body while moving through a fluid. It depends upon its velocity, radius and the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity पर भी डिपेंड करता है, ये radius of the body पर भी डिपेंड करता है, ये velocity of the body पर भी डिपेंड करता है। अब आपको इसके लिए एक रिलेशन निकालना है, एक डिराइव करना है फॉर्मूला इसके लिए। ये आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि तीसरा वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं तीसरे वाले को करा देता हूं। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 सेज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, its length of thread
एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लेस, जिस प्लेस पर पेंडुलम लटका है उस प्लेस के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डिराइव ए रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, हमें पता है टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला क्या है मास। अब मास की कौन सी पावर है, आई डोंट नो, पावर मैंने ए मान ली। नंबर 2, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ की कौन सी पावर है, आई डोंट नो, मैंने बी मान लिया। तीसरा ये कहता है प्लेस का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी पावर मैंने सी मान ली। स्मॉल जी क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 3 मान लिए। अब इन सबको अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या आएगा, कंबाइनिंग ऑल, अगर सभी स्टेप्स को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास आएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। यहां पर एक बार फिर मैं डायमेंशनल इक्वेशन बनाऊंगा। डायमेंशनल इक्वेशन हमेशा इक्वलिटी के साथ होती है, इसलिए मैं लिखूंगा t इक्वल्स टू k m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। और आप सभी को पता है ये इक्वेशन 1 है, और k क्या है यहां पर, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। k को मैंने डायमेंशन लेस कांस्टेंट का है। अब पहला स्टेप पूरा हुआ, दूसरा स्टेप था हमारा पुटिंग पावर्स या राइटिंग डायमेंशंस। राइटिंग डायमेंशंस, दोनों तरफ डायमेंशंस मुझे लिखने पड़ेंगे, और ये आपको पहले मैंने कहा था कि आपको बुक से इनको लर्न करना है। मैक्सिमम आपको जितने लर्न होंगे उतने इजीली आप इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैपिटल टी ही होता है, यानी टाइम ही है। और टाइम का तो एज इट इज रहा, लेफ्ट हैंड साइड जब मैं देखता हूँ, राइट हैंड साइड जब मैं देखता हूँ तो के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसका कोई डायमेंशन आएगा नहीं। एम मास है, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है कैपिटल एम होता है, वैल्यू इसकी ए रखी। दूसरा मेरे पास एल, लेंथ ऑफ थ्रेड, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल ही होता है, इसकी डायमेंशनल वैल्यू मैंने बी रखी, पावर मैंने बी रखी। जब मैं जी की बात करता हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है एल टी की पावर -2, और इसकी पावर मैंने सी रखी है। अब ये मुझे लीनियराइज करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंगल ब्रैकेट के अंदर है टी, बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो एम कितनी बार आया, एम सिर्फ एक बार आया, पावर है ए। एल 2 बार आया, एक बार बी के साथ, एक बार सी पावर के साथ, एल की पावर ये कि बी। और टी कितनी बार आया, टी सिर्फ एक बार आया, जिसकी पावर है 2c माइनस का -2, और इसकी पावर ये तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब याद रखिए इस टी को जब मैं लिखता हूं तो टी को ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसको एक और तरीका है लिखने का, मैं लिख सकता हूं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। तो खाली t भी लिख सकता हूं और m0 l0 t लिख सकता हूं। इससे क्या होता है कि मुझे m और l की पावर का आइडिया हो जाता है। तो स्टेप नंबर 2 मेरा कंप्लीट हुआ, यानी मैंने दोनों इक्वेशंस को डायमेंशंस रख के लीनियराइज बना लिया, लीनियर इक्वेशन बना लिए। अब मैं तीसरे स्टेप पे जाता हूं। तीसरा स्टेप था कंपेयरिंग पावर्स। कंपेयरिंग पावर्स किसके, ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड एमएलटी के पावर्स को कंपेयर किया, और मेरे पास अगर मैं देखूं, गोल्डन रूल मैंने बताया था कि जिसके पावर सबसे कम उसको सबसे पहले, तो सबसे पहले मैंने m को कंपेयर किया। m की पावर यहां पर है 0 और उधर है m की पावर a, तो यानी यहां से मुझे मिला a = 0। जब मैं t की बात कर रहा हूं तो t की पावर है यहां पर 1, और उधर t की पावर है -2c, यानी c = आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1/2। c की पावर 1/2 आएगा माइनस का। जब मैं बात कर रहा हूं l की पावर कंपैरिजन, तो l की पावर इस तरफ 0 है और उस तरफ l की पावर है b + c, बट मुझे पता है 0 = b कितना था मेरे पास पता नहीं, और c कितना आया था अभी भी हमने देखा था -1/2 आया था। जब ये -1/2 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी आई कैन से b = +1/2। b की पावर 1/2 आ गई। अब
तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। नंबर 4 स्टेप पे हम जाते हैं, पुटिंग बैक द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं इसकी वैल्यूज रखूं तो हम लिखते हैं t इक्वल्स टू के m की पावर a यानी 0, l की पावर b यानी +1/2, g की पावर -1/2। अब हमने करना क्या है, जिसकी पावर 1 है वो तो 1, जिसकी पावर 0 है वो तो 1 बन जाएगा, प्लस पावर ऊपर रखी जाती है, माइनस पावर डिवीजन में चली जाती है। बट हाफ पावर का मतलब क्या है, मैं इसको कह सकता हूं इक्वल्स टू के एल अपॉन जी की पावर हाफ, और हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो आई कैन से टी इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यही आ गया। बट अगर हम एक स्टेप आगे जाएं प्रैक्टिकली, तो k इक्वल टू आता है 2 पाई। जब आप प्रैक्टिकली देखते तो k की वैल्यू 2 पाई आएगी, और हम कह सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। यही है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का फॉर्मूला, ये करेक्ट वन है। बट आप अगर यहां तक भी कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर स्टडिंग अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस, let us know the limitations of dimensional analysis, the failure of dimensional analysis. Although it is a very powerful method, but still it has certain limitations. इसकी कुछ limitations हैं। Limitations of dimensional analysis. Dimensional analysis has the following limits. First, a single dimensional formula may belong to more than one physical quantity. So it is very difficult to identify a physical quantity just by seeing its dimensional formula. देखते हैं, जैसे मुझे पता है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 t raised to the power -2। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का भी है। इन टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एट अ सर्टेन पॉइंट आई नीड टॉर्क, but seeing the dimensional formula I misjudge it as energy. So where torque is used, I am trying to use energy, so that may spoil my further studies, further calculations, whatever I am doing. So it is very difficult. Similarly, you can have dimensional formula of pressure and coefficient of viscosity are same, दोनों का dimensional formula same है, but basically both are very different quantities. So it is difficult to identify a physical quantity just by seeing its dimensional formula. पहली limitation है। Number 2, this method does not give any idea about the dimensionless constants. Dimensionless constants के बारे में ये कोई आइडिया फर्निश नहीं करता। देखते हैं कैसे। अगर मैं डायमेंशनल चेकिंग के थ्रू v इक्वल टू u प्लस 80 का को और v इक्वल टू 3u प्लस 480 को वैलिडेट करूं, इनकी एक्यूरेसी चेक करूं, तो दोनों ही एक्यूरेट रिलेशन है। आप इसको कल हमने एग्जांपल में कर लिया था, आप इसको आज अपने आप से करेंगे, इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे। v इक्वल टू 3u प्लस 480, तो मैथमेटिकली दिस रिलेशन इज रॉन्ग, बट व्हेन यू चेक इट डायमेंशनली इट इज अगेन डायमेंशनली करेक्ट। तो ये दोनों रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं, लेकिन इनमें से ऊपर वाला रिलेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट ये वाला इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ये हमारे हिसाब से सही इक्वेशन नहीं है, बट डायमेंशंस के हिसाब से ये करेक्ट इक्वेशन है। नंबर 3, दिस मेथड कैन नॉट डिराइव द रिलेशंस हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जिन रिलेशंस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उनको ये डिराइव नहीं कर सकता है, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले रिलेशंस को डिराइव कर सकता है। अगर मैं कहूं म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन का एक रिलेशन है, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। इस रिलेशन को डिराइव करना हो तो क्योंकि डेल्टा एम और ए के बीच में प्लस साइन आ गया, तो वी कैन नॉट डिराइव दिस रिलेशन यूजिंग
डायमेंशनल एनालिसिस लगा के मैं इस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकता। मैं यहां पर बात कर रहा हूं नंबर 4 लिमिटेशन की। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग मोर देन 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज। किसी रिलेशन में अगर 4 से ज्यादा डायमेंशनल क्वांटिटी है, 4 डायमेंशनल क्वांटिटी में से एक डायमेंशनल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड अपीयर होती है जो सब पे डिपेंड करती है, और इसके इधर 3 पावर ABC के साथ मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी लिए थे। तो अगर मुझे 4th क्वांटिटी भी मिल जाए यानी 5th क्वांटिटी भी मिल जाए ऑन द राइट हैंड साइड, इधर हमने रखा था, अभी लिखा था T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M raised to the power A, L raised to the power B, G raised to the power C। और अगर मैं इसमें कोई एक और क्वांटिटी जोड़ लूं, सपोज मैंने इसमें टाइम जोड़ लिया, टाइम की पावर D, तो ऐसे रिलेशंस को डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम 3 वेरिएबल के इक्वेशंस को इजीली सोल्व करते हैं, बट 4 वेरिएबल के इक्वेशंस सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई ऐसे रिलेशंस इजीली डिराइव नहीं किए जा सकते। ऑल्दो मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं, दे कैन बी डिराइव्ड बट इट इज डिफिकल्ट टू डिराइव दैट। रूल नंबर 5, इसका लिमिटेशन नंबर 5 क्या है? इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैं स्टडी कर रहा हूं वो वेक्टर है, वो स्केलर है, इसके बारे में ये कोई आइडिया नहीं देता। नेक्स्ट नंबर 6, टू डिराइव ए फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वी मस्ट नो एटलीस्ट वन इक्वेशन इन विच दैट फिजिकल क्वांटिटी अपीयर्स। हमें कम से कम एक ऐसी इक्वेशन पता करनी पड़ेगी जिसमें ये फिजिकल क्वांटिटी अपीयर होती हो, यानी विदाउट अपीयरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एनी इक्वेशन वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट। So this is all about dimensional analysis and chapter 2. Chapter 2 is just over. Once again I am summarizing chapter 2. Chapter 2 में आपको measurement पढ़ने हैं, error पढ़ने हैं, error के बाद dimensions आपने पढ़े हैं। तो this is all about। एक और चीज, क्वेश्चन NCERT के आपको करने additional questions you can leave. तो you will try the questions before additional questions in your NCERT book. Thank you for watching.